हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई के प्रीवियस साइंस सेट के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने बिहार एसआई के लिए प्रीवियस साइंस सेट का पहला पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन करे थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, पीछे के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक बात करी थी, आज हम लोग 7 से बात करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला था कि सर आपको एक सेट में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो जा रहा है। रीज़न ये है कि जो टाइपिस्ट है, जो टाइप कर रहा है, वो थोड़ा सा गांव चला गया है। तो वो जैसे ही आता है तो मैं आपका जो प्रॉपर सेट है 10 क्वेश्चन का वो देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अकेले टाइप करना और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको पीछे के वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप जा करके चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो ये क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन परजीवी पादप है। पहला आपका ऑप्शन है कसकुट्टा, दूसरा है जर्नियम और तीसरा है अमृता और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, कैस्कुट्टा। ठीक है मित्रों, कैस्कुट्टा को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर परजीवी पादप क्या होता है। तो वैसे पादप जो अपने पोषण के लिए दूसरे पादप पर डिपेंड होते हैं। पादप का मतलब हुआ पौधा, तो वैसा पौधा जो अपने पोषण के लिए या अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, जैव परिक्रम के लिए अन्य पौधा पर निर्भर रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, परजीवी पादप कहते हैं। और अमरबेल और कैस्कुट्टा कैसे पादप हैं सर, तो ये परजीवी पादप है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे प्लांट पे हमेशा निर्भर होते हैं। तो इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर पादप तो स्वपोषी होते हैं। जी हाँ सर, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, हरा पौधा है, सब के सब स्वपोषी हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, इसीलिए क्या है, ये स्वपोषी हैं। अच्छा, आप लोग के मन में सवाल ये भी उठेगा, तो हम लोग क्या हैं, तो हम लोग परपोषी हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं सर, तो प्लांट पे निर्भर रहते हैं। और परजीवी क्या होता है, तो वैसा प्लांट जो अपने भोजन के लिए या अपने रहन सहन के लिए दूसरे प्लांट पर निर्भर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। जैसे कि आपका अमरबेल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कसकुट्टा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अमलगम क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, एक तरल पारा मिश्रित धातु। ऑप्शन नंबर बी, एक ब्रोमीन मिश्रित गैस। ऑप्शन नंबर सी, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जब हम लोग अमलगम की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं, तो अमलगम। ठीक है, तो क्या कहते हैं सर कि अमलगम जो होता है वो पारा और अन्य धातु का धातुई घोल होता है। पारा और अन्य धातु का क्या होता है, धातुई घोल होता है। या आपसे कभी कोई अमलगम के बारे में पूछ दे कि अमलगम क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे कि पारा के साथ जब कोई अन्य धातु को मिलाया जाता है, तो जो हम लोगों को घोल मिलता है या जो नया पदार्थ मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो जहाँ भी आपका अमलगम होगा, जहाँ भी सर क्या होगा, अमलगम होगा, तो इसके घटक पदार्थ के रूप में एक पदार्थ आपका पारा हमेशा होगा। एक पदार्थ आपका पारा क्या होगा, हमेशा होगा। पारा को हम लोग मरकरी कहते हैं और इसका सिंबल क्या होता है सर, Hg होता है। आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमलगम क्या है, तो आप कहेंगे एक तरल पारा मिश्रित धातु। मतलब क्या कि ऐसा तरल पारा मिश्रित धातु जिसमें एक घटक क्या हो, आपका पारा हमेशा हो। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अमलगम क्या है, तो पारा के साथ किसी अन्य धातु का धातुई घोल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कि एक ब्रोमीन मिश्रित गैस। तो मित्रों, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो ब्रोमीन है, जो आपका ब्रोमीन है,
ये अधातु हैं। और ये कौन से अधातु हैं सर? तो ये वैसे अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि पारा भी आपके, पारा क्या है सर? तो पारा धातु है। और ये कौन से धातु हैं? तो सर ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, जबकि ब्रोमीन जो है वो अधातुई द्रव है। और अमलगम किसको कहते हैं? तो पारा के साथ जब किसी अन्य धातु को मिला देते हैं तो उससे हमको एक नया पदार्थ मिलता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम जहाँ भी होगा तो वहाँ पे पारा एक घटक अवयव के रूप में जरूर होगा, एक अवयव पारा जरूर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो स्वतः विखंडित होते हैं, जिसका न्यूट्रॉन जो है वो स्वतः टूटते रहता है, उसी को हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका यूरेनियम 92-235, ये आपका क्या है सर? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा एक और बात सर, कि आपका जो Hg है इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दांत में जो हम लोगों को छिद्र हो जाता है, जिसको हम लोग डेंटल कैविटी बोलते हैं, उसको कैसे भरा जाता है? तो आप लोग सबसे सुनते हुए सुने होंगे कि अच्छा हम दांत में तो चांदी लगवाए हैं, चांदी भरवाए हैं। अरे भाई, वो जो चांदी भरवाए हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होता है सर? कि पारा और चांदी का मिश्रण होता है। क्या होता है सर? पारा और चांदी का मिश्रण होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे क्या, कि दांत के कैविटी को भरने के लिए पारा और चांदी के अमलगम का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अमलगम क्यों बोला? क्योंकि एक आपका जो है अवयव वो किस रूप में है सर? पारा के रूप में है। तो आप क्या कह सकते हैं सर? कि पारा और चांदी के अमलगम का उपयोग दांतों के कैविटी को भरने के लिए किया जाता है, दांतों के छिद्र को भरने के लिए किया जाता है। ऐसे दोस्तों, अगर आपको अमलगम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपका जो मैथ मस्ती मेन चैनल है उस पे रिसेंटली आपका अमलगम और एक्वारिजिया, अम्लराज, इस दोनों के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन करा है। आप जा करके वहां से भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा है आपसे कि डीएनए किस में पाया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए कहाँ होता है? तो सर कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डीएनए कहाँ होगा? तो कोशिका के केंद्रक में होगा। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका का केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कोशिका के लिए, क्योंकि केंद्रक में सिर्फ डीएनए ही नहीं पाए जाते हैं, डीएनए में और भी बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि आपका आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक मटेरियल, या फिर आपका जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र वगैरह होते हैं, वो सारे कहाँ पे होते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में ही पाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया है इसमें ए, कोशिका झिल्ली। तो इसके बारे में सिंपल कहेंगे कि कोशिका के बाहरी आवरण जो होता है या कोशिका के बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं सर? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो आप कहेंगे सर लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब आप कहेंगे कि सर प्रोटीन तो समझ रहे हैं, लिपिड नहीं समझ पा रहे हैं। तो लिपिड आपका एक प्राकृतिक अणु होता है जिसमें वसा, मोम और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब आप में से बहुत सारे मेरे मित्र कहेंगे कि सर वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? ये चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, तो मत भूलिएगा। एडेक याद रखिएगा, एडेक, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये सब क्या है सर? वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। आप सबों को मालूम होगा कि कोशिका का ये अंग है, कोशिकांग है राइबोसोम, जिसका खोज पैलेड ने किया था। और राइबोसोम को हम लोग पैलेड कण भी बोलते हैं। और राइबोसोम में क्या होता है सर? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये चीज़ आप, एक खास बात है राइबोसोम के बारे में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गोल्जी बॉडी। तो दोस्तों ये लिपिड और प्रोटीन का, गोल्जी बॉडी भी आपके कोशिका का कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये जो आपका गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। और साथ ही साथ इसका सेल में उपयोग क्या होता है? तो ये सेल में लिपिड और प्रोटीन के पैकिंग का काम करते हैं। और गोल्जी बॉडी को ही हम लोग मदर ऑफ सेल भी कहते हैं या ट्रैफिक ऑफ सेल भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये पैकिंग करके लिपिड और प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं सर? भेजते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है आपसे कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही सरल सा सवाल है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि वस्तु के गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध होता है और हम लोग लिखते हैं सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। यही आपका क्या है सर कि वस्तु के संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मेरे मित्र हम मान लेते हैं कि पहला जो मेरा गतिज ऊर्जा है ke है वो कितना है सर, तो p²/2m है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि ke डैश जो है मतलब क्या कि जब हम लोग संवेग को क्या कर देते हैं दोगुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि 2p²/2m। हमने यहाँ पे क्या किया सर, पहले p²/2m था तो संवेग आपका एक ही गुना था, यहाँ पे हम दो गुना कर दिए तो 2p²/2m हो गया। तो मेरे मित्र ये हो गया 4p²/2m। अब यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 2p²/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 2p²/m। देखिए पहले संवेग आपका पहले गतिज ऊर्जा आपका कितना था सर, तो p²/2m। अब गतिज ऊर्जा कितना हो गया 2p²/m। तो गतिज ऊर्जा में टोटल परिवर्तन कितना का हुआ। तो आप कहिएगा सर एकरा में से एकरा घटा लीजिए, तो चलिए घटा लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, गतिज ऊर्जा में चेंजिंग लिख लीजिए, परिवर्तन थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा में चेंजिंग तो क्या हो जाएगा, तो सर 2p²/m में से क्या होगा p²/2m आपका घट जाएगा। मेरे मित्र जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे क्या सर कि m और 2m का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 2m ही होगा। m से m कैंसिल हो गया तो ये 2 बचा तो 2 2 जा आपका 4p² हो गया। ये 2m कैंसिल हो गया, 1 बचा तो 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतने ना होगा। तो सर ये आपका हो गया कितना 3p²/2m। मतलब क्या कि आपको जो नया गतिज ऊर्जा निकला वो कितना निकला सर 3p²/2m। आपको बताना है कि ये पहले का कितना प्रतिशत है, तो ना निकाल लीजिएगा परसेंटेज चेंज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो आप क्या कहिएगा सर कि जो वृद्धि हुआ सर 3p²/2m और जो पहले से था तब p²/2m गुना कर दिए, इसको एक से कहा कि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम एक सॉल्व कर लेते हैं। 3p²/2m गुना ये p²/2m भाग में है, ध्यान दीजिएगा ये ऊपर वाला लेयर और ये नीचे वाला ये आपका अंश है, ये हर है तो ये हर जाएगा तो 2m ऊपर चल जाएगा, तो भाई 2m ऊपर चला गया, नीचे p² आ जाएगा गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2m और ये 2m कट जाएगा, ये p² और ये p² कट जाएगा और 3 गुना 100 हो जाएगा आपका कितना 300%। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए मोबाइल में लॉक लग गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना सर 300%। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो एक बार कॉपी में लिख के इसको प्रयास कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं तो सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है। तो दांत और हड्डी दोनों के निर्माण में सर्वाधिक रूप से जो भूमिका होती है वो कैल्शियम की होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा तत्वों की संख्या या सबसे सर्वाधिक कौन से तत्व हैं जो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा सर ऑक्सीजन 46.71%। और आपसे पूछ दे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भी आप क्या कहिएगा ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत सर, तो 65%। दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। प्रतिचुंबक पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। मतलब आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे सर, ऋणात्मक होती है। ऐसे आप सभी जानते होंगे अनुचुंबक और प्रतिचुंबक क्या होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान सा सवाल कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यही चीज़ आपको अगर किलोमीटर में पूछ दिया जाए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, एकरे हम किलोमीटर में बदल लेंगे तो आ जाएगा किलोमीटर में आंसर। अब कहिएगा किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी होती है। इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आपका ये टोटल मीटर इतना है, तो इसी को 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9.46 इंटू 10⁻15 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आप इसको ऐसे ना लिख सकते हैं सर, 9.46 इंटू 10⁻15 और ये आपका 1000 है तो 10⁻3 हो गया। तो 9.46 इंटू 10⁻15 ये आपका 10⁻3, इसको 1000 को तो हम 10⁻3 लिख ही ना सकते हैं भैया, 10 इंटू 10 इंटू 10 ना लिख दें 1000, तो 10⁻3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू, देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है, तो इसका जो पावर है वो जुटेगा, लेकिन जुटेगा कैसे, प्लस और माइनस। तो 15 में से 3 गया तो 10⁻12 हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो कितना हुआ सर, 12 हुआ। तो आपके इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन किलोमीटर में पूछ दिया जाता तो आप क्या कहते सर, कि प्रकाश के द्वारा एक साल में कितना किलोमीटर की दूरी कवर करी जाएगी, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर की दूरी कवर की जाएगी। अगर आपसे कभी पूछ दे कि प्रकाश का स्पीड, तो आप कहेंगे सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्या है, कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है। मेरे मित्र, बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि धान का जो खेती होता है वो दलदली जगहों पे होता है, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है या पानी का जमाव रहता है वहाँ पे होता है। तो जहाँ पे दलदली जगह होते हैं वहाँ पे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, सड़ते गलते रहते हैं, तो उसके सड़ने गलने से आपका मीथेन गैस निकलता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है, तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर, CH4 होता है। क्या होता है फॉर्मूला सर, CH4 होता है। और ये क्यों निकलती है, क्योंकि धान का खेती दलदली जगह पे, पानी वाले जगह पे होता है, जिसके चलते वहाँ आसपास के या जो मिट्टी में उपस्थित कीड़ा मकोड़ा होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, और उसी के सड़ने गलने से जो गैस निकलते हैं उसी को हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपका दिया हुआ है CH4 और प्लस O2। मित्रों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका जो डैश डैश करके क्वेश्चन में हीट यहाँ पे लिख दिया गया है ना, ये हीट ना होगा, ये गलत है, ठीक है सर। यहाँ पे हीट नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे सर, कि CH4 प्लस O2 सर, और क्या हो जाएगा, ये जब रिएक्ट करेगा तो आपका CO2 और H2O का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा सर, CO2 और H2O का निर्माण करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका भरपूर फायदा उठा पाए, इसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।